हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आरपीएससी जो स्कूल लेक्चरर की एग्जाम है उसके सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। पहले में हमने कला का परिचय देखा था। आज दूसरे में कला के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कला के तत्व हैं कितने? पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो कला के कितने 6 तत्व हैं। कौन कौन से? पहला है रंग, रूप, रेखा, 3। और फिर चौथा है तान, पोत, अंतराल। हम इसे कैसे याद करते हैं? रंग, रूप, रेखा, तान, पोत, अंतराल। ये क्या है? हमारे कला के 6 तत्व यानी कि 6 एलिमेंट्स। ये क्या है? 6 एलिमेंट्स। अब ये तो हो गए। एक हमने पहले जो फर्स्ट में पढ़ा था षडांग यानी लिम्स, उसे क्या लिम्स बोलते थे। वो भी कितने 6 हैं। वो कौन कौन से? रूप भेद, उसका क्या सूत्र था? रूप भेदा प्रमाणानि भावलावट योजनम सादृश्यम बड़िका भंग इति चित्त षडंगकम। तो वो 6 लिम्स अलग हैं और 6 एलिमेंट क्या है? ये अलग है। लिम्स अलग हैं और एलिमेंट अलग हैं। दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। तो हमने लिम्स को देख लिया था और आज हम ये LIMBS है। आज हम उसकी एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। पहला क्या था हमारा? रंग। सबसे पहले रंग कहते किसे हैं? तो रंग प्रकाश का गुण है। क्या है? रंग प्रकाश का वह गुण है जो उसी की मात्रा पर निर्भर, यानी कि प्रकाश पर ही निर्भर करता है। जितना प्रकाश मिलेगा उसी के हिसाब से उसके जो कलर है वो पता चलेगा। उसका मान भी उसी पर निर्भर करता है और प्रकाश कम या अधिक होने पर रंगत में भी परिवर्तन दिखाई देता है। यानी कि कहीं ज्यादा प्रकाश होगी तो उसकी लाइट अलग और कम होगा तो उसका रंग अलग दिखाई देगा। फिर इसकी परिभाषा क्या है? वर्ण रंग क्या बोलते हैं? वर्ड भी बोलते हैं। तो वर्ण प्रकाश का वह गुण है जो स्थूल वस्तु नहीं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्या है? इसका कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब किसी वस्तु पे पड़ता है तभी पता चलता है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। अक्षपटल यानी कि हमारे आंख की जो पटल है उसके द्वारा मस्तिष्क पे पड़ने वाला एक क्या है? ये प्रभाव है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो रंग प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा, जैसे रात को अंधेरे में कोई कलर पता नहीं चलता, जब लाइट रहेगी तभी पता चलेगा। रंगों का मान भी प्रकाश पे ही निर्भर करता है। और जैसे जैसे चीजें प्रकाश से अंधकार की तरफ जाती हैं वैसे वैसे रंगत परिवर्तित होती है। यानी जैसे जैसे लाइट कम या ज्यादा होता है तो क्या होता है? उसके जो कलर है उसमें चेंज होता है। और जैसे ही अंधकार से प्रकाश की तरह आती है तो वो पुनः अपने रूप में दिखाई देने लगती है। यह परिवर्तन कलाकार निरंतर कार्य करके धीरे धीरे आत्मसात करता है। यानी कि कलाकार जो निरंतर प्रयास करके फिर इसको धीरे धीरे सीखता है। तो रंग के गुण कौन कौन से हैं? तो रंग के मेन 3 गुण, वर्ण के 3 प्रधान गुण माने जाते हैं। पहला कौन सा है? रंगत, दूसरा मान यानी वैल्यू, तीसरा क्रोमा या इंटेंसिटी या फिर सैचुरेशन। ये क्या है? सघनता बोलते हैं। तो फिर देखते हैं फर्स्ट क्या रंगत। रंग की प्रकृति का बोधक होता है। रंगत क्या है? रंग की प्रकृति का बोधक, अर्थात इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हम एक रंग से दूसरे रंग को पृथक कर पाते हैं। जैसे लाल, पीला, साथ ही रंगों के मेल से बनने वाले रंग को भी पहचानते हैं। क्या है? एक से ज्यादा जैसे कलर को मिला के जो रंग बनाते हैं उनको भी हम क्या करते हैं? पहचान पाते हैं। तो इसमें क्या रंगत क्या हुई? यानी उसको वो कौन सा कलर है, जैसे ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, ये क्या उसके रंगत। अब आता है वैल्यू, उसका मान क्या है?
तो वैल्यू क्या है? यह रंग के हल्के हल्के गहरेपन का द्योतक होता है, यानी कि वो रंग हल्का है या गहरा है, क्या है? जैसे रेड कलर के कई से टोन होते हैं अलग अलग, हल्का रेड है, गहरा लाल है, मध्यम लाल, या फिर किसी अन्य रंग में सफेद को मिला दिया जाए तो उससे क्या होता है? मान बढ़ जाता है। सफेद कलर को मिलाने से मान बढ़ता है और ब्लैक कलर को मिलाने से मान घटता है। यानी जितना लाइट होगा वो क्या होगा? उसका मान बढ़ेगा, और जितना डार्क होगा उसका मान घटेगा। फिर नेक्स्ट होता है इंटेंसिटी या फिर क्रोमा, सघनता जिसे कहते हैं। सघनता रंग की शुद्धता का परिचायक है, यानी कि रंग कितनी क्लियर वो है, शुद्ध है, उसका क्या है? परिचायक है। इसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि रंग कितना शुद्ध है, और जितना रंग प्रखर होगा उतना ही शुद्ध होगा। यानी जितना रंग अच्छे से उभरेगा वो क्या होगा? उतना ही शुद्ध माना जाएगा। और जितना धूमिल होगा यानी जितना डार्क होगा उतना ही शुद्धता उसकी कम होती जाएगी। जितना डार्क होगा उसमें क्या होगा? उसकी शुद्धता कम होती जाएगी। और रंग के उच्च तान को यानी जो हाई टोन है उसको टिंट कहते हैं, तथा निम्न तान यानी लो टोन को क्या बोलते हैं? शेड कहते हैं। अब टिंट और शेड बनते कैसे हैं? तो टिंट बनता है, कोई भी रंग है उसमें अगर व्हाइट कलर जितना मिलाया जाए तो वो क्या होगा? टिंट बने, टिंट कहा जाएगा। यानी उसकी क्या है? ज्यादा वो चमक होगी। और ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर अगर किसी भी कलर में मिलाया जाए तो वो क्या बनाएगा? शेड। शेड यानी कि वो उसकी जो इंटेंसिटी वो कम होती जाएगी। या फिर और ये ग्रे कलर क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट को दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो कौन सा बनेगा? ग्रे। यानी ब्लैक एंड व्हाइट को मिला के ग्रे कलर बनाया जाता है। नेक्स्ट, रंग कलर के क्लासिफिकेशन, यानी उसके कितने प्रकार हैं। रंग के क्या है? रंगों के प्रकार क्या क्या है? तो हमें पहला क्या है हमारा? प्राइमरी कलर, यानी कि जिसे हम प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी फिर उसे हम बना नहीं सकते। तो वह रंग जो किसी मिश्रण से प्राप्त नहीं होते, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। यानी ये क्या है? किसी मिश्रण से प्राप्त नहीं, ये प्रकृति द्वारा में। जैसे लाल, पीला, नीला, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक। यानी कि RYB, रेड, येलो, ब्लू, ये क्या है? प्राकृतिक कलर, प्राइमरी कलर। ये रंग पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं तथा इनका अपना अस्तित्व होता है। इनका क्या है? अपना खुद का अस्तित्व है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कलर क्या है? तो जब प्राथमिक यानी जो प्राइमरी कलर्स हैं, जब दो प्राइमरी कलर को एक साथ मिला दिया जाए तो सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। जैसे लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी रंग बनेगा। फिर लाल और नीला को जब मिलाएंगे तो बैगनी, और नीला और पीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हरा कलर। और जब तीनों एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? ब्लैक कलर। जब तीनों एक साथ मिलेगा, जैसे अगर हम ऐसे बनाते हैं, इसमें ये 6 बना दिया हमने। अगर यहाँ पर रेड है, रेड, ये Y, ये B, रेड, येलो, ब्लू, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑरेंज बनेगा। ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये ग्रीन बनेगा। और रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रेड और ब्लू को वायलेट यानी बैगनी। और जो सेंटर का कलर है, सेंटर का कलर क्या बनेगा? ये ब्लैक। सेंटर में क्या हो रहा है? तीनों कलर का मैच होगा तो सेंटर में क्या बनेगा? ब्लैक बनेगा। फिर टर्सरी कलर यानी तृतीयक रंग, प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मेल। अब इसमें क्या है? प्राइमरी कलर और सेकेंडरी, इन दोनों के मिलान से मेल से बनने वाला रंग तृतीयक यानी कि टर्सरी कलर कहलाता है। जैसे ग्रीन और बैगनी, क्या है? इन दोनों को, ग्रीन और बैगनी को मिलाया तो क्या बन गया?
ऑलिव ग्रीन। क्या बन गया? ऑलिव ग्रीन, जिसे ओजी कलर भी बोलते हैं। बहुत जगह देखा होगा आपने ओजी कलर, ओजी कलर। तो वो क्या है, खासतौर से जो आर्मी उर्मी के ट्रक्स या फिर जो उनकी मशीनरीज होती हैं, उसे किससे, ओजी कलर में होती है। फिर आगे समीपवर्ती रंग। समीपवर्ती रंग वे रंग होते हैं जो एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? एक ही परिवार, यानी एक ही कलर से वो निर्माण किया गया। जैसे पीला हो गया, फिर नारंगी, पीला नारंगी, नारंगी। इसमें क्या है, पीला कलर क्या है, उपस्थित है, यानी कि जो येलो कलर है इसी में मिक्स करके उस कलर की बनाया गया, यानी एक ही परिवार के ये सारे क्या है, सदस्य। फिर आता है अपोजिट कलर, वर्ण रंग, अपोजिट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जिसे पूरक वैल्यू बोलते हैं। जब वर्ण चक्र में आमने सामने से, हमने मान लीजिए ये क्या बनाया, वर्ण चक्र ही बना दिया, तो जो आमने सामने के रंग, विरोधी रंग, यानी इन दोनों के जो अपोजिट आएंगे वो क्या होंगे, विरोधी। इनको परस्पर मिलाने पर धूमिल रंगों का निर्माण होता है। क्या होता है? धूमिल रंगों का निर्माण होता है। और मनोवैज्ञानिक 4 रंग प्रमुख मानते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा, पीला, नीला। कौन से मानते हैं इनको? प्रमुख माना जाता है लाल, हरा, पीला और नीला को। अब आते हैं मोनोक्रोम, एकाकी वर्ण रंग। एक ही रंग जो होता है उसी के विभिन्न मान तथा सघनता वाली तान को एकाकी। जैसे मान लेते हैं ये हमने एक कलर का वो बनाया, कलर के पार्ट बनाए। अब इसको मान लेते हैं क्या है, ये शुद्ध कलर। ये इस पॉइंट पे क्या है, इसको हम 0 मानते हैं, शुद्ध कलर है। अब इसमें क्या है, इसी कलर में जैसे जैसे व्हाइट मिलाते जाएंगे तो वो लाइट होता जाए, चमकता जाएगा। तो इधर क्या होगा, हाई टोन। इसे क्या बोलेंगे, जब मिलाएंगे टिंट कहा जाता है, या फिर हाई टोन जब इसमें व्हाइट मिलाएंगे। और जब इसमें ग्रे या ब्लैक मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, लो टोन। ये किसका बन रहा है, इसी कलर, सेम एक ही कलर का जो हाई और लो जो टोन मिल रहा है, यानी विभिन्न मान जो मिल रहे हैं, वो क्या है, मोनोक्रोम, यानी एक ही कलर का ये क्या है, अलग अलग इसकी क्या है, टोन, यानी अलग अलग वैल्यू। फिर वर्ण शून्यता या एक्रोमेटिक। इस पद्धति में केवल श्वेत और श्याम रंग का प्रयोग होता है, यानी कि जो वर्ण शून्यता है उसमें क्या है, व्हाइट और ब्लैक। ये क्या बोलते हैं इनको, न्यूट्रल कलर भी बोला जाता है, और एक ग्रे भी होता है। ये क्या, न्यूट्रल कलर, यानी ये केवल व्हाइट और ब्लैक का जो प्रयोग होता है उसमें वर्ण शून्यता, यानी फिर कोई भी रंग नहीं माना जाता है कि उसे वर्ण शून्य माना जाता है। फिर पॉलीक्रोमेटिक यानी बहुवर्णीय नियोजन। इस विधा में कलाकार क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा, जैसे 2-2 कलर को मिलाकर हम तीसरा बनाते हैं, इसमें क्या है, 4-5, यानी बहुत सारे कलर को एक साथ मिक्स करके वो अपनी इच्छा के अनुसार, यानी जो कलर बनाना वो बनाकर अपना प्रयोग कर सकता है। वो क्या होगा, पॉलीक्रोमेटिक या फिर बहुवर्णीय योजना। अब ये क्या है, ओस्टवाल्ड जी। अच्छा, इसमें एक और है पॉइंट छूट गया। सबसे पहले जो वर्ण चक्र, जो कलर का जो बनाया था, वो किसने बनाया था, न्यूटन जी ने। सबसे पहले न्यूटन ने वर्ण चक्र को बनाया था, वैज्ञानिक तरीके से उसने बना के, और बताया कि कौन से अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। फिर ओस्टवाल्ड जी का हमने इसमें बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, 6-7, तो ओस्टवाल्ड का रंग चक्र बहुत बनाया जाता। अब क्या, यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसको ओस्टवाल्ड ने अपने अनुसार शोध करके बनाया था। क्या उसने अपने अनुसार शोध करके बनाया। फिर ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। कौन सा, 8 रंग। यह 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित है।
और इन 8 रंगों के नाम क्या है? लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा, धानी और बैगनी। ये क्या है इसके नाम। और इन 8 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो 8 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहा जाता है। और ओस्टवाल्ड रंग चक्र में लाल का विरोधी क्या है? हरा रंग। लाल का विरोधी क्या बना? हरा रंग। और नारंगी का विरोधी समुद्री हरा या आसमानी नीला रंग। क्या बना? नारंगी का आसमानी रंग। और पीले रंग का विरोधी क्या बना? नीला। पीला कहाँ पे है? पीले रंग का नीला। और बैगनी का विरोधी धानी। बैगनी का धानी बनता है। अब ये इसमें देखिए क्या है, नीला से अगर शुरू करते हैं तो नीला, इसके बाद क्या है? आसमानी, हरा, धानी, पीला। ये देखिए इसमें क्या है, चेंज जो आ रहे हैं वो क्या है, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं कलर में। जैसे ब्लू के अलग टोन आया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये ग्रीन येलो के टोन में आ रहा है, फिर येलो का टोन आ गया, इसके बाद रेड, फिर रेड वाले, यानी इसके बाद नेक्स्ट है नारंगी, रेड और बैगनी। ये क्या है, एक सीक्वेंस में इनके कलर्स में चेंज हो रही है। यानी कि ये आपस में जब एक से दूसरे पे आ रहा है तो यहाँ के बाद इसमें इन दोनों का कोई भेद है, फिर इन दोनों का आपस में मिलाप हो रहा है, फिर इन दोनों का ऐसे करके ये कलर के एक फिक्स सीक्वेंस में चेंज हो रहे हैं। अब इस चक्र में क्या है, जो भी अपोजिट्स में है वो क्या है, उसके विरोधी हैं। जैसे नीला का पीला, इसका ये आसमानी का नारंगी हो गया, हरा का लाल, ये क्या है आपस में जो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे वो क्या है, आपस के विरोधी कलर्स हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रूप। हमने अब तक देखा रंग, दूसरा रूप, फिर इसके बाद रेखाओं को देखेंगे। अब रूप क्या होता है, तो कलाकार जैसे ही चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करता है रूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये एक क्या है, कैनवास है। ये कैनवास है जिसपे हमें चित्र बनाना है, जैसे चित्र भूमि कह रहे हैं वो कैनवास मान लेते हैं। अब इसमें रेखाओं से जैसे ही मान लेते हैं, ऐसे हमने वृत्त बनाया तो ये क्या है, एक रूप का निर्माण हुआ, यानी ये क्या हो गया, एक रूप बन गया। किसका बना, वृत्त बना। या फिर ऐसे कुछ भी हमने बनाया तो जो भी चीज, तो ये क्या हो गया, जैसे ही हमने इसमें निर्माण शुरू किया तो वो क्या हुआ, एक रूप बनना प्रारंभ हो गया। और जो भावी कलाकृति को अर्थ प्रदान करता है, ये क्या करता है, इसी से हमें पहचानते हैं कि इसमें क्या बन रहा है। साथ ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी लाता है, जैसे ताल विभाजन का रूप, यानी कैसे विभाजित किया जाए रूप का प्रभाव आदि। कलाकार जब चित्र भूमि पर रूप का निर्माण करता है, ताल क्या होता है, मनुष्य के, जो हमने पढ़ा था पहले वाली में, अभी शायद नहीं पढ़ा हो, नहीं, रूप, जब रूप भेद वो प्रमाण पढ़ रहे थे 6 लिम्स वाले में, यानी षडंग में प्रमाण, तो क्या होता है, अलग अलग प्रमाण के, जैसे बालक का बनाना हो तो कितना बनेगा, कितने ताल का, फिर मनुष्य वयस्क का बनाना हो, वामन का बनाना हो यानी कि बौने का बनाना हो, राक्षस का बनाना हो, तो उसके अलग अलग क्या होते हैं, माप। तो ये वही है ताल विभाजन, यानी कि जिसका चित्र बनाना है उसके हिसाब से उसको विभाजित किया जाएगा, उस ताल में बनेगा। तो चित्र 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक सक्रिय आकार और दूसरा सहायक आकार। क्या होता है, एक सक्रिय आकार, जैसे मान लेते हैं कि हम एक लैंडस्केप बना रहे हैं, तो जब लैंडस्केप में बनाते हैं तो एक प्रमुख रख लिया, मान लीजिए हमने घर को, एक घर को बना दिया गया, और इस घर के, इसके बाद जो भी अलग और सी, जैसे नदी बनाया हमने, पर्वत बनाए, पेड़ पौधे बनाए, तो ये क्या हो गया, इसके सहायक आकार। मुख्य आकार क्या हो गया हमारा, सक्रिय, सेंटर, घर, और बाकी ये सब क्या हो गए, उसके सहायक आकार हो गए। सक्रिय आकार और सहायक आकार को देते हैं। तो चित्रतल का वह सब्जेक्ट जो सक्रिय होकर सहयोग प्रदान करते हैं, यानी कि उसी से उस चित्र की क्या है, पहचान होती है।
तो सक्रिय आकार कहलाता है। जैसे क्या है, अजंता का मरणासन राजकुमारी। अब मरणासन राजकुमारी में क्या है, जो मरणासन राजकुमारी है ये क्या है, एक सक्रिय आकार है, यानी उसी से उसकी पहचान है। और नेगेटिव फॉर्म में सहायक, ठीक है, सहायक आकार वह तल होता है जो मौन होते हुए भी विषय वस्तु को अर्थ प्रदान करे। अब ये हम कैसे जानते हैं कि ये मरणासन राजकुमारी है, तो जो उसके आसपास दासियां बनी है वो शोकाकुल और रुदन करते, क्या है, रुदन करते हुए यानी रोते हुए और शोकाकुल रूप में है, तो ये पता चलता है कि क्या है, मरणासन राजकुमारी है। अदरवाइज अगर सोई हुई राजकुमारी होती तो फिर अलग से उसको बनाया था, लेकिन वो क्या है, इसकी प्रमाणिकता यानी कि ये मरणासन है, इसकी प्रमाणिकता हमें कैसे मिलती है, तो जो सहायक आकृतियां हैं उनके जो भाव हैं उनको देख के। और रूप की परिभाषा, तो जिसका अपना निश्चित आकार और वर्ण होता है, यानी उसका कोई कलर होगा और एक फिक्स आकार होगा, वो क्या होगा, उसे रूप कहते हैं। अब रूप का अंग्रेजी क्या है, फॉर्म। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन ऑफ मैटर, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन ऑफ मैटर, फॉर्म का अर्थ होता है। फिर रूप का वर्गीकरण, तो रूप को साधारणतः कितने, दो प्रकार में, एक नियमित और अनियमित। तो नियमित रूप क्या होता है, सम्मित नियमित, नियमित क्या है, सम्मित नियमित रूप वह रूप होते हैं जो अपने अर्धभाग के विलोम होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ग्लास बनाया हमने, क्या बनाया, एक ग्लास ही। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको हाफ पार्ट से काट दें तो क्या है, जिस तरह से इधर है सेम वही ऐसी आकृति इसकी इधर है, या फिर कोई सर्कल बनाया इसको बीच से क्रॉस कर दिया तो दोनों साइड क्या है, फिक्स है, या फिर उसका क्या बोल सकते हैं आप, मिरर इमेज है। ऐसा अगर मिरर यहां से लगाएं तो क्या लगेगा कि ये सेम उसी को इधर कॉपी किया, तो इसे क्या बोलते हैं, सम्मिति। जैसे घन में, वृत्त में, आयत हुआ, गिलास आदि नियमित रूपों में कलाकार कल्पना का प्रयोग कम कर पाता है। इसमें क्या है, अपनी जो कल्पना है उसका कम कर पाता है, क्योंकि एक साइड जो बना है फिक्स उसी को दूसरे साइड, जिसके कारण एक रास्ता ज्यादा दिखाई पड़ती है। एक रास्ता यानी कि एक साथ ज्यादा दिखाई देता है। एक रास्ता का मतलब क्या है, एक जैसा ही। और अनियमित में या फिर असंयमित, तो असंयमित रूप वह रूप होता है जिसका अर्धभाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं है। जैसे समकोण त्रिभुज, केतली या कुछ भी हुआ। जैसे समकोण त्रिभुज में क्या है, ये 90 डिग्री का होता है, तो यानी यहाँ इसको क्या है, हम यहाँ से काटे तो ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट। जैसे हमने मान लीजिए कि केतली बनाई, क्या बनाया, केतली बनाया। अब केतली यहां से काटेंगे तो क्या बराबर नहीं, यहाँ पे एक ऐसे जो चाय निकलने के लिए ऐसे बना होता है, इधर नहीं है, इधर ऐसे मान ये हाथ का बना होता है, हाथ था, तो ये क्या है, अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, सम्मित या अनियमित। अब इसमें क्या है, हम इधर अलग से नक्काशी या फिर कुछ भी बना सकते हैं, इधर अलग से इसके हैंडल पे बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से क्या उसमें अपने कल्पना का प्रयोग कलाकार कर सकता है। अब रूप के प्रभाव क्या है, यानी कि कैसा रूप है तो उसका क्या प्रभाव डालता है हमारे देखने के बाद। तो जैसे आयताकार रूप, तो उसमें क्या है, उसमें शक्ति, अस्थायित्व या फिर एकता का प्रभाव मिलता है। उसमें क्या मिलता है, आयताकार रूप में शक्ति या अस्थायित्व का। त्रिभुजाकार हो तो सुरक्षा, विकास या शाश्वत, सुरक्षा, विकास या शाश्वतता का। फिर विलोम त्रिभुज यानी कि उल्टा त्रिभुज, ये क्या हो, ऐसे। ये जो पहला वाला था वो क्या है, सीधा त्रिभुज, ये उल्टा त्रिभुज। इसमें अशांति, लिप्तता, अशांति और लिप्तता का भाव देता है। अंडाकार हो तो उसमें क्या है, सौंदर्य, नित्यता और सृजनात्मकता, क्या है, ओवल।
ओवल हो तो क्या हो, आकृति है तो उसमें सौंदर्य, नित्यता या सृजनात्मकता का भाव प्रकट होता है। वृत्ताकार हो तो वृत्त क्या हुआ, एक संपूर्ण बन गया तो पूर्णता, आकर्षण। पहिया गोल होता है यानी कि ये चलने को ऐसे दिखाता है कि ये मूव कर सकता है। गति, समानता, समानता यानी दोनों पार्ट अगर हम बीच से काटे तो समान, और विशालता का प्रतीक है। अगली हमारी है रेखा। हमने दो चीज देख लिया, रंग और रूप। तीसरा हमारा रेखा। रेखा क्या होती है? सबसे पहले तो हम रेखा क्या है, जब हम छोटे यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली कोई भी सरल रेखा, उसे क्या रेखा बोलते हैं, सीधी लाइन। यानी यहां से यहां तक हम ऐसे लेके गए, कुछ भी एक बिंदु से थोड़ा सा भी अगर हटा तो वो क्या बनी, रेखा। तो जैसे रेखा चित्रकला का आधारभूत तत्व है, इसके बगैर चित्रकला में कुछ बिना रेखांकन किए हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थी सबसे पहले क्या, रेखांकन ही सिखाया जाता है। चित्रकला में क्या है, रेखा बनाना, कि रेखाओं कहाँ लहरदार रेखाएं बनानी है, कहाँ पुंजी रेखाएं, मतलब कैसे रेखांकन ही सिखाया जाता है। फिर रेखा में छिपी हुई ऊर्जा रहती है। उसमें क्या है, ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के अंदर अलग अलग भावों का संचार करती है, जो व्यक्ति के अंदर अलग अलग भावों का संचार यानी प्रकट करती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा, या दो बिंदुओं को जोड़ने वाली दूरी को रेखा कहा जाता है। यानी दो बिंदु ये हो गए, इनके बीच की दूरी को रेखा। इसमें गति को दिशा निर्देशन करने में शक्ति भी होती है। क्या है, गति को दिशा निर्देशन करने में शक्ति भी होती है। अब रेखाओं के प्रभाव या दृष्टि में, जैसे अनुभूत रेखा, ये कई बार ऐसी क्वेश्चन में कई बार आया है कि अनुभूत रेखाएं क्या है, या फिर इसका ये दे दिया इसने परिभाषा और फिर ऑप्शन में कि क्या है। चित्र बनाते समय कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब चित्रकार एक से अधिक बिंदुओं को अंकित करता है परंतु रेखाओं का निर्माण नहीं करता। यानी उसने बिंदु तो देख लिया क्या यहाँ पे ऐसे बनाना, लेकिन उसने रेखा नहीं। लेकिन दर्शक को चित्र अवलोकन करने पर रेखा का भ्रम, जैसे कोई फिगर ऐसे बनाना है तो उसमें क्या है कि जैसे कान का ऐसे कर दिया, अब इसमें क्या है, रेखा तो ऐसे बना दी और यहाँ पे कलर से केवल ऐसे, तो इसमें क्या है कि वो रेखा नहीं बनेगी, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा लगेगा कि ये रेखा यहाँ खींची गई है। तो इस स्थिति को क्या अनुभूत रेखा यानी फेल्ट लाइंस कहते हैं। यानी जो रेखा नहीं बनी है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं यहाँ पे रेखा का निर्माण किया गया है, तो वो क्या है, अनुभूत रेखा। जैसे हम उदाहरण स्वरूप अगर लियोनार्डो दा विंची की जो मोनालिसा है उसे देखें तो उसे केवल छाया प्रकाश द्वारा बनाया गया है। उसमें क्या है, कोई रेखांकन या उससे नहीं, वो छाया प्रकाश बनाया गया उससे। तो उसमें क्या है, लेकिन जब हम फिगर देखेंगे तो उसमें नाक, नक्श, हर चीज को एक रेखा प्रतीत होती है। तो उसमें वो क्या है, फेल्ट लाइंस यानी कि दृष्टि भ्रम या अनुभूत रेखा। अब रेखा का प्रभाव, रेखाओं का जैसे रंग का प्रभाव, रूप का प्रभाव था, वैसे ही क्या है, रेखाओं का भी अलग अलग प्रभाव होता है। तो चित्रकला में रेखा विशेष महत्व रखती है। रेखा में भावात्मक गुण होते हैं। इसमें क्या होता है, भावात्मक। रूप में क्या था, शक्ति, तो जो वो शक्ति का प्रतीक था, और ये रेखा क्या है, भावात्मक। इसके प्रयोग से कलाकार विभिन्न प्रकार के भावों को अपने चित्र फलक पर दर्शाता है। क्या है, विभिन्न प्रकार के भावों को अपने चित्र फलक में दर्शाता है। जैसे अगर सीधी रेखा लंबवत यानी कि सीधी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे वर्टिकल लाइंस खींची जाए तो उसका क्या बनेगा, वो गौरव। किसका बनेगा, गौरव का, या शक्ति, या अस्थायित्व। अस्थायित्व यानी कि एकदम स्टेबल, शांत चित्तता और आकांक्षा, ये इतने भाव इससे प्रस्तुत होंगे। किससे, सीधी लंबवत यानी वर्टिकल लाइन से। फिर अगर हॉरिजेंटल, यही क्या है, सीधी हॉरिजेंटल लाइन है, तो विश्राम यानी सोया, ये क्या है, लेटी हुई अवस्था में।
तो विश्राम का, निश्चलता का, स्थिरता का यानी स्थिर, शांत, मौन और संतुलन। इसकी अपेक्षा क्या है इसमें? ज्यादा संतुलन। तो ये क्या है, इसके भाव प्रकट होते हैं। अगर कर्णवत यानी कि कोई ऐसे तिरछी लाइन, कोई फिक्स एंगल ना होकर कैसे भी बनी हो, उसमें क्या होता है? नाटकीय स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी या व्याकुलता। बेचैनी व्याकुलता सब एक ही है। उत्तेजना यानी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना। ये क्या बनेगी? कर्णवत रेखाओं से इसका भाव उत्पन्न होगा। अगर एंगल, सॉरी ये क्या है 45, ये डायगोनल, ये अगर हम इसको एक चतुर्भुज का निर्माण करें तो ये क्या बनेगा? डायगोनल, तिरछी रेखा। और एंगल्स यानी कि ये कोई फिक्स एंगल पे नहीं होगी, ऐसे ही बन सकती है। जैसे ये सीधा ये हो गया तो यहां से ये या कोई से भी एक बन जाए। तो इसमें क्या है? असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, आघात या संघर्ष का क्या आता है? भाव उत्पन्न होता है। फिर आता है रेडियाई यानी पुंजी। ये क्या है? चारों तरफ से एक फिक्स सेंटर से जा रही है, ये क्या है? पुंजी या रेडियाई। एक इसका वो है यहां से। तो इसमें क्या है? स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम या प्रसाद आदि का क्या है? ये भाव उत्पन्न करता है। फिर स्पाइरल्स यानी चक्राकार। ये क्या है? ये ऐसे चक्राकार, स्पाइरल, जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है, तो ये रेखा प्रस्तुत। ये क्या है? उत्तेजना, शक्ति और गति। इसको देखने से क्या लगता है कि ये आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी आगे की तरफ चल रही है। तो इसमें क्या है? गति की भाव उत्पन्न होता है। फिर प्रवाह यानी राइम्स। राइम्स जो रिदम्स वाली होती हैं, उनमें क्या होता है कि एक फिक्स रिदम में, ऐसे जैसे घूम रही हो, एक फिक्स। तो इसमें भी क्या होता है? गति, लावण्यता और ये क्या है? बहुत मधुरता, माधुर्य, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रतीत होती हैं। तो ये क्या है? ये अलग अलग रेखाओं से जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये हमने देखा। यानी कि रेखाओं द्वारा हम क्या भाव उत्पन्न, और आकार द्वारा शक्ति का भाव, शक्ति का प्रतीक। आकार क्या थे? हमें शक्ति को दर्शा रहे थे और रेखाएं भाव को दर्शा रही हैं। फिर रेखांकन के प्रकार यानी रेखाओं के प्रकार क्या क्या है? तो पहला है फ्री ड्राइंग यानी स्वतंत्र रेखांकन। इस पद्धति में वस्तु का मस्तिष्क पर आने वाला, मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव को शीघ्रता के साथ रेखांकित किया जाता है। यानी कि शीघ्रता के साथ ऐसे तुरंत हमने फ्री हैंड यानी कि जल्दी से ऐसे रेखांकन करने लगे। इसको परिभाषित करते हुए कांडिस्की ने एक क्रम बताया जिसमें कला, वस्तुगत प्रभाव और प्रभाव का व्यक्तीकरण तथा संयोजन। इसमें क्या है? संयोजन को सबसे बाद में इन्होंने क्या बताया कांडिस्की जी ने? बोला सबसे पहले तो हमारे जो मस्तिष्क में एक कोई भी फिगर आया, फिर उसका प्रभाव हमने दिया, फिर प्रभाव का व्यक्तीकरण। प्रभाव का व्यक्तीकरण यानी कि जो भी प्रभाव है अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मन, फिर उसका संयोजन करना या फिर उसको कंपोजिशन का करना। ये क्या है? फ्री ड्राइंग है। फिर मेमोरी ड्राइंग यानी स्मृति रेखा। इसमें क्या है कि जो हमने कभी देखा, जैसे कहीं घूमने गए, हमने कोई मंदिर देखा, तो उसके क्या है? उसके डिजाइन हमारे दिमाग में है, और उस चित्र को अगर हम करें तो वो क्या होता है? स्मृति रेखांकन। जैसे कुछ रूप जो हमारी स्मृतियों में पहले से विद्यमान और इनके चित्रों को रूप में कलाकार अंकित करता है, तो इसे स्मृति रेखांकन। या फिर कहीं घूमने गए, वहां का लैंडस्केप देखा यानी दृश्य चित्र, उसको हमने बनाया, तो वो क्या होगा? स्मृति रेखांकन। यानी वो पहले हमने देखा है, वो हमारी मेमोरी, मसल मेमोरी में फिक्स है, वो आकृति हम उसे चित्रपटल पे क्या उतार रहे हैं। फिर प्रतिरूपात्मक यानी रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग। तो जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयत्न करना प्रतिरूप को पाते।
प्रतिरूपात्मक, यानी कि जैसे कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं हम सभी, तो क्या है, किसी व्यक्ति को अगर हम देख रहे हैं और सेम उसी का क्या करते हैं, प्रतिकृति, इसे क्या प्रतिकृति भी बोल सकते हैं। हम किसी चीज को देख के सेम उसी को उतारना, वो क्या हुआ, क्या बनेंगे उसके, रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग। दृष्टांत चित्रों में अधिक उपयोगी होता है, यानी कि देखे गए चित्रों में अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल ड्राइंग, यानी कि यांत्रिक रेखांकन। ये यंत्रों की सहायता से किया जाने वाला रेखांकन। यंत्र यानी कि जैसे कंपास से, स्केल या फिर इन सब चीजों की मदद से जो रेखांकन किया जाता है वो क्या होता है, मैकेनिकल ड्राइंग। फिर कंटूर ड्राइंग, क्या है, कंटूर ड्राइंग या सीमांत रेखांकन। जब वस्तु को छाया प्रकाश की सहायता से अंकित किया जाता है तो उसे सीमांत रेखांकन, यानी पहले छाया प्रकाश के द्वारा ही किसी वस्तु को बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कंटूर ड्राइंग। फिर गेस्चर ड्राइंग या सांकेतिक रेखांकन, यह एक प्रत्यक्ष चित्रण की विधा है। क्या है प्रत्यक्ष, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके वस्तु के आयतन में सामंजस्य बैठाया जाता है, जिसे सहायक और सक्रिय रूपों का निर्माण होता है। अब इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने घर बनाया, लैंडस्केप का लेते हैं, जैसे हमने एक घर बना दिया। अब हम पहाड़ तो ऐसा है नहीं, पहाड़ हमने देखा होगा कि बस हम ऐसे छोटे छोटे यहीं के बगल में बना दिए, तो ये तो है नहीं कि घर से थोड़ा सा ही बड़ा है पहाड़, पहाड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं। पहाड़ की तुलना में अगर घर को देखा जाए तो वो बहुत न, जो ऊंट के मुंह में जीरा बोला जाता है कहावत, वो बन जाएगा। तो लेकिन क्या है, परिप्रेक्ष्य यानी कि जो इसको परिप्रेक्ष्य यानी इसको देख के और इसकी तुलना में क्या है, इसको ऐसे दर्शाया जाता है कि ये बहुत दूर से दिखाई प्रतीत होता है, यानी कि घर के पास नहीं है, घर से बहुत दूर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दिखता है। तो इसी को कह रहे हैं कि परिप्रेक्ष्य का, तो इन दोनों के जो संतुलन, परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जो संतुलन बनाया गया है, यानी कि इसको कितने अनुपात में रखना है परिप्रेक्ष्य को, और परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे और देखेंगे स्थिति जन्य लघुता मैक्रो, यानी कि देखने के हिसाब से आगे और पीछे के हिसाब से जो ऊपर नीचे या फिर छोटी बड़ी आकृतियां दिखाई देती है, वो परिप्रेक्ष्य को जो सामंजस्य बैठाता है उसके कारण होता है। तो इसमें क्या है, सक्रिय, जैसे घर हमारा सक्रिय रूप है, ये क्या है, हमारे सहायक है, तो इन दोनों का निर्माण होता है इसमें। नेक्स्ट है नेचर ड्राइंग, प्रकृति रेखांकन। इस विधा में प्राकृतिक वस्तु को सम्मुख रख के अध्ययन किया जाता है, यानी फिर कहीं जाकर लैंडस्केप बना तो वहीं जाकर उसका लैंडस्केप बना है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ड्राइंग, यानी वस्तुओं के समूह को सम्मुख रखकर उनका अध्ययन करना वस्तु रेखांकन कहलाता है। कोई भी वस्तु को सम्मुख रखे, इसमें कलाकार आकारों के संबंध में और संयोजन की प्राथमिक नियम का अध्ययन करते हैं। क्या है, संयोजन के प्राथमिक नियम का अध्ययन करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 हो गए। अब और 3 बचे, उनको भी देखते हैं। क्या है, तान। तान यानी कि टोन, इसे क्या टोन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या, किसी रंग के हल्के या गहरेपन को टान या तोड़ कहते हैं, यानी कि कितना लाइट है या कितना डार्क है, इसको क्या बोलते हैं, इसका टोन, किसी भी रंग। इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से तान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, डार्क, मिडिल और लाइट। डार्क क्या हो गया, जब कलाकार अपने मिडिल टोन से डार्क टोन की, यानी मान लेते हैं ये मिडिल टोन यानी उसकी एक्चुअल अवस्था है, जब उसको डार्क टोन की यानी ब्लैक कलर या ग्रे कलर मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, वो डार्क टोन को, और इसे स्थान को प्राप्त करने के लिए ब्लैक कलर मिलाया जाता है, उससे क्या होता है, ब्लैक कलर। मिडिल टोन, जब कलाकार छाया और प्रकाश के माध्यम से मध्य के रंगत का प्रयोग करता है, मध्य के रंगत का प्रयोग करता है वो, तो यह तान यानी कि मिडिल टोन दिखाई देता है। यहाँ पर छाया और प्रकाश दोनों में बराबर पड़ते हैं, यहाँ पे क्या है, छाया और प्रकाश दोनों, वहां पर मध्यम टोन का निर्माण होता है।
फिर लाइट, लाइट टोन हुआ होता है जैसे प्रकाश की तरफ बढ़ता है, इसमें क्या प्रकाश की तरफ यानी कि व्हाइट कलर का मिलाया जाता है, तो इस टोन का निर्माण होता है। कलाकार स्थान को प्राप्त करने के लिए सफेद रंग मिलाता है और इसे क्या टिंट कहते हैं। ब्लैक कलर जब मिलाते हैं तो वो शेड कहा जाता है कलर का, और टिंट कब कहा जाता है जब वो कलर में व्हाइट कलर मिलाया जाता है। ब्लैक में शेड और व्हाइट में टिंट। अब इसका स्थान का महत्व और प्रयोग क्यों होता है? तो जब कलाकार का कार्य क्षेत्र द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल हो, तो कलाकार तान के प्रयोग के द्वारा त्रिवेणी प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि 3 डायमेंशनल प्रभाव क्या करता है उत्पन्न करता है। यह एक प्रकार का दृश्य भ्रम होता है, यानी वो होता नहीं है, वो 2 डायमेंशनल है, यानी और देखने में हमें 3 डायमेंशनल है, यानी वो क्या है केवल दृश्य भ्रम, जो वस्तु के भार और आयतन को भी दर्शक के सम्मुख प्रदर्शित करता है, यानी कि उसके हिसाब से उसके भार और आयतन को भी प्रस्तुत करता है। जैसे लोहे की चीज हो तो उसे हिसाब से, यानी कि वो ऑटोमेटिक लगेगी कि ये लोहे का कोई भारी वस्तु है, जो चित्र में अनावश्यक रूप से छिप जाते हैं। और तान के द्वारा कलाकार संपूर्ण चित्र में एक सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है, जो चित्र को आपस में बांधे रहता है। चित्र को क्या करेगा? आपस में बांध के रखता है। साथ ही तान चित्र को और अधिक आकर्षक बनाती है। चित्र को क्या करती है? और आकर्षक बनाती है। फिर नेक्स्ट हमारा है पोत। पोत में कहते हैं, पोत का अर्थ धरातल की बनावट से कोई भी सरफेस जो चित्रपट है, जैसे कैनवास, कैनवास ले लिया हमने, या फिर प्लाईवुड ले लिया, और मान लेते हैं एक हाथी का दांत, हाथी के दांत की पटरी ले ली। तो ये तीनों का जो टेक्सचर है, तीनों के क्या होंगे? अलग अलग। कोई खुदरा, जैसे लकड़ी सबसे ज्यादा खुदरी होगी, फिर कैनवास होगा, और फिर ये क्या है? हाथी दांत। हाथी दांत बहुत ही चिकना होगा। तो ये क्या है? इनके जो अलग अलग जो टेक्सचर है, जो इनके वो है सरफेस का जो टेक्सचर है, उसे क्या बोलते हैं? पोत। जो सरफेस का जो टेक्सचर है उसे ही पोत कहते हैं। इस संसार में बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनकी सतह का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। देखने में भी पृथक प्रकार का अनुभव होता है, और प्रकृति के साथ साथ मानव निर्मित भिन्न प्रकार की वस्तुओं में भी बहुत ही अलग निर्मित होता है। जैसे पत्थर, लकड़ी, फूल, फल आदि, ये क्या है? सबके अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। जैसे भित्ति पे कोई कर रहे हो तो उसका अलग हो गया टेक्सचर। तो वो क्या हो गया? जो उसके धरातल की जो बनावट है, हमें महसूस, अगर उसे छूने से जैसा महसूस होता है, उसे ही क्या कहते हैं? पोत कहते हैं। फिर पोत की परिभाषा क्या? डेफिनेशन ऑफ टेक्सचर: किसी वस्तु की सतह या धरातल के गुण को ही पोत कहते हैं। दूसरे शब्दों में सतह के गुण को पोत कहते हैं। और पॉल क्ली के बारे में पढ़ेंगे जब वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे, ने पोत पे अपने विचार रखते हुए कहा कि हर पदार्थ का अपने गुण होते हैं, उसे ही पोत कहा जाता है। पोत का वर्गीकरण: जैसे विविध प्रकार के पोत का संग्रह है, जिनका वर्गीकरण करना असंभव और साफ प्रतीत होता है। फिर भी विद्वानों ने इनके स्वभाव के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कौन सा? फाउंड टेक्सचर, कॉपीड टेक्सचर और क्रिएटेड। प्राप्त, अनुकृत और सृजित। प्राप्त यानी जो प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त हो गया, यानी जिसके अंतर्गत वे सभी धरातल थे जिनका निर्माण प्रकृति या मानव द्वारा होता है, ठीक, वो प्राप्त हो गया। अनुकृत क्या होता है? जब कलाकार किसी वस्तु को देखकर उसकी सतह के चित्र में अनुकरण करता है, तब वो क्या है? अनुकृत है। वो क्या करता है? अनुकृत। जब कलाकार वस्तु को देखकर उसकी सतह में चित्र का, यानी कि जैसा चित्र वो सतह है उसके हिसाब से वो चित्र को बनाते हैं, तो अनुकृत टेक्सचर।
और सृजित क्या होता है? जब पोत का निर्माण कलाकार विभिन्न प्रकार की सामग्री के प्रयोग द्वारा करता है। जैसे लकड़ी है, उसको बहुत चिकना बनाना, उसमें हमने रंदा से घिसा, कुछ और चीज उस पर मिला के उसको घिसाई की, रगड़ वगड़ के, या फिर बहुत बना दिया, तो वो क्या होगा? उसे क्रिएटेड यानी अनुकृत पोत। अनुकृत पोत दोनों ही से ही अलग है। कलाकार सतह पर नवीन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा मानवांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। वो क्या करते हैं? अपने हिसाब से प्रभाव को उत्पन्न करता है। यही प्रभाव नवीन प्रकार के पोत का सृजन करता है। क्या है? सृजन करता है। अब कई बार अंतराल को हम आगे देखेंगे, कई बार इसके बारे में आता है। तो इन दोनों क्या है? पोत और अंतराल, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। पोत के द्वारा अंतराल को अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है तथा समान रूप और परिणाम वाली वस्तुओं के पोत में अंतर करके भी कलाकृति को इस रसहीनता यानी बिना रस के कुछ है ही नहीं, संभव ही नहीं, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, बचाया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में पोत की उपयोगिता लगातार कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है और कलाकार इसके प्रयोग से नित्य नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। जैसे आजकल ग्लास पेंटिंग बहुत चली है, शीशे को तोड़ के एक आकृति बनाई जाती है, वैसे है, या फिर ग्लास पे कलर से भी पेंटिंग की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्पेस यानी अंतराल। तो अंतराल चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना चित्र रचना संभव ही नहीं है। इसके बिना क्या है? चित्र रचना संभव। अंतराल या स्पेस या धरातल का वह कार्य क्षेत्र होता है जहां पर कलाकार अपने चित्र का निर्माण करता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया? कैनवास। तो इस पे हम आगे और देखते हैं। जो द्विआयामी होता है, इस कलाकार इस पर पृथ्वी पर विविध तत्वों तथा चित्र सामग्री की सहायता से त्रिआयामी, जैसे उसमें छाया प्रकाश है, फिर वो जैसे इसमें हम ऐसे छाया प्रकाश करते तो ये क्या होगा? ऐसा लगेगा, ये क्या होगा? 3D। इसमें क्या आ गया? 3D इफेक्ट आ गया, यानी 3 डायमेंशनल है। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में भी अंतराल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये कई बार आया है, जैसे सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन नाम से, सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें अस्थान नाम से, और अभिलाषी चिंतामणि या अभिलाषार्थ चिंतामणि में अस्थान निरूपण आदि नाम से। ये कई बार क्वेश्चन आया, इसको बहुत लिया। सम्रांगण सूत्रधार में क्या? भूमि बंधन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अस्थान, और अभिलाषार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण नाम से इसको बताया गया है। इसकी परिभाषा देखते हैं। कलाकार जिस भूमि पर चित्र का कार्य करता है वह अंतराल कहलाती है। ये चित्र भूमि क्या है? अंतराल। दूसरे शब्द में हम कहते हैं वह स्थान जहाँ चित्र निर्माण के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह अंतराल कहलाता है, जैसे कागज, लकड़ी, दीवार आदि। फिर अंतराल का इंपॉर्टेंस क्या है? तो अंतराल वह स्थान है जिस पर कलाकार अपनी कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करता है। इसके अभाव में वह चित्र को नहीं गढ़ सकता, यानी उसके अभाव में चित्र को गढ़ ही नहीं सकता। कहाँ से गढ़ेगा जब उसे पता ही नहीं कि किस पे गढ़ना है। एक कलाकार के अंतराल महत्व को जानना और समझना दोनों ही महत्वपूर्ण है। अंतराल का चुनाव कैसे और किस माध्यम के लिए करना, उस स्थान की जलवायु, उपलब्धता और चित्र के रख रखाव आदि बातों पर निर्भर करता है। अंतराल क्या है? इन सब पे निर्भर करता है। किसी भी अध्ययनरत कलाकार के लिए कागज और स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जब कलाकार चित्र पर कार्य करना आरंभ करता है तो धरातल कई भागों में विभक्त हो जाता है। ये जो धरातल इसको क्या करेगा? कई भागों में विभक्त कर देगा। अब कोई भी सर्वमान सिद्धांत नहीं है, इसका कोई सर्वमान सिद्धांत नहीं है।
जो हम बता सके कि अंतराल विभाजन करने की उचित पद्धति कौन सी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसे विभाजित करके कुछ बताया है। भारतीय कला का इतिहास में अजंता, जैन, पाल, मुगल और राजस्थानी पहाड़ी, ये क्या है, अलग अलग कलाएं हैं। कंपनी आदि शैलियों में पृथक पृथक अंतराल विभाजन का प्रयोग किया गया है, कोई एक फिक्स नहीं है, अलग अलग है। और आज के कलाकारों में भी अंतराल विभाजन की यही विशेषता दिखाई देती है, यानी अलग अलग दिखाई देती है। चित्र भूमि का विभाजन यानी स्पेस डिवीजन, इसमें क्या है, दो प्रकार के प्रमुख रूप से है। पहला समविभक्ति, दूसरा विषम। फॉर्मल डिवीजन में क्या है, रेखाओं की सहायता से चित्र भूमि को इस प्रकार विभक्त करना कि दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ केंद्र बिंदु बराबर। और प्राचीन भारतीय एवं मध्यकालीन यूरोप के कलाकारों जैसे माइकल एंजेलो, रूबेंस आदि ने इस पद्धति पे काम किया। इसे क्या बोलते हैं, समविभक्ति। तो समविभक्ति में क्या होता है, का प्रयोग संतुलन, एकता, शक्ति व समरसता आदि भावों को प्रदर्शित करता है, यानी एक फिक्स में जो डिवाइड। विषम विभक्ति, विषम इस पद्धति में कलाकार स्वतंत्र होकर कार्य करता है, यानी कि स्वतंत्र होकर उसे कोई वह चित्र भूमि पर कहीं भी अपनी आकृति का निर्माण कर सकता है। यह पद्धति कलाकार को कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा मनोवांछित प्रभाव पाने में भी सहायता करती है। इस विभाजन में उत्तेजना, प्रगति, सृजन, ये क्या है, क्रियाशीलता का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। और समय समय पर कई कलाकारों ने अपनी समझ के अनुसार सिद्धांत प्रतिपादित किए किसके, विषम विभक्ति के, जिसमें दो ज्यादातर है, एक तो स्वर्णिम विभाजन, एक कर्ण विभाजन। ये क्या है, विषम विभक्ति के प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया था। प्राचीन यूनानी कलाकारों ने इस सिद्धांत के आधार पर अपनी कृतियों का निर्माण किया। और डायगोनल मेथड, इस पद्धति में चित्र भूमि को विभाजन के लिए प्रयोग करके इसमें लंबवत रेखा पर कर्णवत रेखाएं खींचकर उसके होती है तथा उसी समांतर रेखाओं को खींच के चित्र का निर्माण। जैसे एक ये लंबवत रेखा हुई, इसमें ऐसी कर्णवत रेखाओं को खींच के क्या करते हैं, अपने चित्रपट को विभाजित करके उसके हिसाब से वो अपना चित्रों का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमने आज एलिमेंट ऑफ आर्ट यानी कि कला के तत्वों को देखा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।